नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश खोजा आप सबका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी एकदम बढ़िया हो, स्वस्थ हो और अच्छे से अपना अध्ययन कर रहे हैं। आपने मेरे साथ सामाजिक विज्ञान पढ़ना स्टार्ट किया है। पाठ्य पुस्तक समकालीन भारत फर्स्ट चल रही है, जो भारतीय भूगोल से संबंधित आपकी पुस्तक है। इसमें अध्याय क्रमांक 5 हम पढ़ने जा रहे हैं। नाम है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीव। इस अध्याय में हम पिछले वीडियोज के दौरान प्राकृतिक वनस्पतियों की विस्तार से चर्चाएं हम कर चुके हैं। जैसा कि आपने जैव विविधता के बारे में जाना, भारत में किस प्रकार की जैव विविधताएं पाई जाती है, किस प्रकार से भारत में प्रजातीय विविधता है आपके वनस्पतियों की, और किस प्रकार से प्रजातीय विविधता है वन्य जीवों की। फिर उसके बाद में भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों का वर्गीकरण करते हुए इन पांचों प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों का हमने विस्तार से अध्ययन किया। फिर भारत में पाए जाने वाले प्रमुख औषधीय पादपों का अध्ययन किया। जैसे भारत के प्राचीन ग्रंथ आयुर्वेद है, उस आयुर्वेद ग्रंथ में भी बहुत सी औषधीय पादपों का वर्णन मिलता है। उसी आधार पर हमने वर्तमान में पाए जाने वाले प्रमुख औषधीय पादपों का वर्णन किया है और ये औषधीय पादप स्वास्थ्य संबंधी उपायों में किस प्रकार से काम में लिए जाते हैं, रोगों के निदान में कैसे काम में लिए जाते हैं, व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में वो किस प्रकार से उपयोगी होते हैं। इस प्रकार से हमने भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों और उनकी विविधता की विस्तार से चर्चाएं की है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वन्य जीवों के बारे में कि भारत में कौन कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं, उनके निवास स्थान कहां पर है और वो वन्य जीव भारत की किस प्रकार से प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाने में सहायता करते हैं और किस प्रकार उनसे पारिस्थितिकी तंत्र का विकास होता है, एक पूरी खाद्य श्रृंखला के निर्माण में वो सहायक कर देते हैं। अब वन्य जीवों की बात करें तो वन्य जीव क्या होते हैं? वे जीव जंतु या वे जानवर जिनका निवास स्थान प्राकृतिक वनस्पतियों के क्षेत्र में रहता है, जिनका निवास स्थान प्राकृतिक वनों या जंगलों में रहता है, वे वन्य जीव कहलाते हैं। हालांकि इनके संरक्षण के लिए कुछ आपके मानवीय स्तर पर, जैसे आपके कृत्रिम वनस्पति की बजाय मानव द्वारा निर्मित कुछ आवास बनाए जाते हैं, जैसे चिड़ियाघर इत्यादि में उनको संरक्षण रखा जाता है, संरक्षित रखने के लिए उनको वहां पर रखा जाता है। लेकिन वन्य जीवों का वास्तविक निवास स्थान क्या होता है? प्राकृतिक रूप से निर्मित जंगल। जैसे हमारे जैसे राष्ट्रीय उद्यान बनाते हैं, राष्ट्रीय उद्यान है, जिन्हें नेशनल पार्क कहते हैं, वन्य जीव अभयारण्य है, ये सारे के सारे प्राकृतिक वनस्पतियों के द्वारा निर्मित होते हैं। बस उन्हें सरकार द्वारा कानूनी रूप से संरक्षित किया जाता है कि इनका हनन नहीं हो और ये वन क्षेत्र आपके सीमित वन क्षेत्रों का क्षेत्रफल कम ना हो, यहाँ पर वनों की कटाई ना हो और यहाँ पर वन्य जीवों का शिकार ना हो। इस प्रकार के कानून बनाकर उनको अलग अलग कैटेगरी वाइज बनाया जाता है कि ये राष्ट्रीय उद्यान है, ये वन्य जीव संरक्षण अभयारण्य है, यहाँ पर हम बाघ संरक्षण की परियोजना चला रहे हैं, यहाँ हाथी संरक्षण परियोजना चला रहे हैं। इस प्रकार की कुछ परियोजनाएं चलाकर उन्हें प्राकृतिक स्थानों पर उन्हें संरक्षित किया जाता है। तो अब जब भारत में वनस्पतियों की हमने बात की कि भाई वो विविध प्रकार की पाई जाती है और विश्व में वनस्पतियों की दृष्टि से भारत एक संपन्न देश है, उसी तरह पर हमने ये भी बताया आपको कि वन्य प्राणियों की दृष्टि से भी एक संपन्न देश है भारत। और यहाँ पर लगभग 90,000 प्रजातियां पाई जाती है वन्य प्राणियों की। कितनी पे? पशुओं की प्रजातियां यहाँ पर लगभग आपके 90,000 प्रकार के प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें आपके ये सारे जानवर देखते हैं, जैसे आपके पक्षी भी हो जाते हैं, फिर आपके हाथी, जिराफ, गेंडे, शेर, बाघ, चीता, जिराफ, चौसिंगा, हिरण, या फिर आपके जैसे याक, लामा, लेमूर, बंदर, ये खरगोश, ये विभिन्न प्रकार की सी प्रजातियां हैं जिनकी आपके टोटल लगभग 90,000 प्रजातियां पाई जाती है। और इन प्रजातियों में से पक्षी भी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। पूरी दुनिया में जितने पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है उनका 13% अकेले भारत में निवास होता है और ये लगभग आपके 2,000 प्रकार के प्रजातियां रहती है पक्षियों की। पक्षियों की दृष्टि से तो भारत इतना महत्वपूर्ण है कि भारत में बहुत सी विदेशी प्रजातियां यहां पर प्रवास के लिए आती है। जैसे शीत ऋतु में राजस्थान के सांबर झील के क्षेत्र में, राजस्थान का जो भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे घना पक्षी विहार कहते हैं, वहां पर साइबेरियाई सारस आते हैं जो शीतकालीन प्रवास के लिए आते हैं। भरतपुर के केवलादेव घना पक्षी विहार में प्रति वर्ष शीतकालीन प्रवास के लिए साइबेरिया क्षेत्र से साइबेरिया सारस प्रवास करने के लिए आते हैं और उनका उद्देश्य रहता है कि हम केवलादेव जाएंगे, वहां जाकर हमारा जो प्रजनन का कार्य करेंगे और बच्चों के बड़े होते ही जैसे ग्रीष्म ऋतु आएंगे हम फिर से साइबेरिया की ओर चले जाएंगे। इस प्रकार की यहाँ पर जलवायु दशाएं ऐसी है कि प्रजनन के लिए प्रवासी पक्षी यहाँ पर भारत में आते रहते हैं। तो इस प्रकार से दुनिया में पाई जाने वाली प्रजातियों का 13% हिस्सा अकेले भारत में रहता है। और अगर हम इनकी संख्या देखें तो वो 2000 प्रकार की है।
इसी प्रकार से भारत में हम मछलियों की विविधता बहुत अधिक देखते हैं। जैसा कि हमने आपको पीछे भी बताया है कि भारत में खारे पानी की मछलियां और ताजे पानी की दोनों प्रकार की मछलियां हैं। और अगर दुनिया में पाई जाने वाले कुल मछलियों की प्रजातियां देखें तो उनमें से 12% प्रजातियां अकेले भारत में है, जिनकी संख्या 2546 है। यानी कि 2546 प्रकार की मछलियों की प्रजातियां भारत में पाई जाती है, जिनमें ताजे पानी की भी है और खारे पानी अर्थात समुद्री पानी की मछलियां भी यहां देखने को मिलती है। फिर आते हैं उभयचर, सरीसृप और स्तनधारी। इनका भी लगभग 5 से 8% हिस्सा भारत में है। दुनिया में जितने भी स्तनधारी पाए जाते हैं, उभयचर पाए जाते हैं और सरीसृप पाए जाते हैं, उनका 5 से 8% हिस्सा भारत में रहता है। अब उभयचर की बात करेंगे तो उभयचर कौन से होते हैं? ऐसे जीव जो स्थलीय भाग पर भी निवास कर सकते हैं और जलीय भाग पर भी निवास कर सकते हैं, यानी कि स्थल और जल दोनों में निवास करने वाले जीव उभयचर कहलाते हैं। जैसे आपका उदाहरण हो गया मेंढक। मेंढक पानी में भी रह सकता है और मेंढक बिना पानी के स्थल पर भी रह सकता है। इसी प्रकार से कछुआ आता है जो पानी में भी रहता है और पानी के बाहर भी रह सकता है। लेकिन जब आप मछली की बात करते हो तो मछली केवल पानी में ही रह सकती है। उसे पानी से बाहर निकालोगे तो वो आपके जीवन यापन नहीं कर पाएगी, जीवन यापन उसका नहीं हो पाएगा। वो काफी ज्यादा समय तक वो जीवित नहीं रह पाती, बिना पानी के मर जाती है। जैसे हमारी जैसे कविताएं भी आती है ना आपकी हिंदी में, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर लगाओ तो वो बाहर निकालो तो मर जाए, हाथ लगाओ तो डर जाए। इस प्रकार की जो कविताएं होती है वो भी आपके इस पर आपके सटीक बैठती है कि मछली केवल जल में जीवन यापन कर सकती है, लेकिन मेंढक को आप जल से बाहर निकालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बाहर भी रह सकते हैं। इसीलिए ये उभयचर कहलाते हैं। अगले आते हैं सरीसृप। कौन से होते हैं? सरीसृप होते हैं जो रेंगने वाले जीव। जैसे आपके सरीसृपों की श्रेणी में आ जाते हैं, जैसे आपके सांप है, छिपकलियां, ये सरीसृपों में आ जाते हैं। स्तनधारी जिन स्तनधारी जो अपने बच्चों के जीवन यापन के लिए, जैसे बच्चे का जन्म होता है उनके, तो उनको स्तन के माध्यम से दूध पिलाने का कार्य करते हैं, वो स्तनधारी कहलाते हैं। जैसे स्तनधारियों में आप देखेंगे हाथी, जिराफ, गेंडा, शेर, बाघ, ये चीता, हिरण, ये सारे के सारे स्तनधारी कहलाते हैं। और इन स्तनधारियों में हम देखेंगे तो सबसे प्रमुख जानवर आता है हाथी। स्तनधारियों में सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख जानवर हाथी है। और ये हाथी भारत में असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण और आर्द्र जंगलों में पाए जाते हैं। ये केवल और केवल भारत के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में सर्वाधिक देखने को मिलेंगे। और ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में भारत में कहां पर पाए जाते हैं तो देखिएगा, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भारत के उन क्षेत्रों में है जहां पर वर्षा आपके 200 सेंटीमीटर वार्षिक से अधिक होती है। और ऐसे यहां पर हाथी पाए जाते हैं। एक तो यहां पर असम में, दूसरे पाए जाते हैं यहां पर कर्नाटक में, और तीसरे पाए जाते हैं यहां पर केरल में। ये आपका केरल है, यहां पर आपके कर्नाटक है, और ये यहां पर आ जाता है असम। इन राज्यों में आपके जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है वहां पर इनका निवास पाया जाता है। जैसे असम में आप देखेंगे मानस राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। केरल कर्नाटक के क्षेत्र में देखेंगे जैसे नीलगिरी की पहाड़ियों के क्षेत्र के वन क्षेत्र हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हाथियों का निवास स्थान पाया जाता है। यहाँ पर विशालकाय हाथी आपको देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ के सघन वन इस प्रकार से दिखाई देते हैं जो पूरी तरीके से आपके हरे भरे दिखाई देते हैं। बड़े बड़े चौड़े पत्तों वाले सदाबहार वनों के क्षेत्र में पाए जाते हैं, जहां पर तापमान भी अधिक रहता है उन क्षेत्रों में और आर्द्रता भी भरपूर रहती है। फिर हम बात करें अगले जानवर की, जिसका नाम है एक सींग वाले गेंडे। गेंडा जिसके एक सींग होता है, ये एक सींग वाले गेंडे हैं। और ये गेंडे आपके भारत के दलदली क्षेत्रों में निवास करते हैं। और दलदली क्षेत्र भी कौन से? पश्चिम बंगाल और असम राज्य के क्षेत्र के दलदल में, पश्चिम बंगाल और असम के दलदली क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। भारत में ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर एक सींग वाले गेंडे सर्वाधिक देखे जाते हैं? तो वो है आपके काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और यह उद्यान आता है असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये है असम में। और यहां पर एक सींग वाले गेंडे बहुतायत में देखने को मिलते हैं। और ये आपके जो दृश्य यहां पर ये देख रहे हो, ये काजीरंगा नेशनल पार्क का है, जिसमें ये गेंडा परिवार के सहित अपने घूम रहा है। और ये गेंडा भी आपके एक सींग वाला है, काजीरंगा नेशनल पार्क में देखने को मिल सकते हैं। जब कभी भी आप
पूर्वोत्तर भारत में भ्रमण करने के लिए जाएं, तब वहां पर आप जाकर इन एक सींग वाले गेंडों के दृश्य जरूर देखना। वहां पर आपको असम वाले क्षेत्र में बहुत ही आपके अधिक मात्रा में देखने को मिलेंगे। हाँ, जब भी जाओ अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना। वहां पर जो वन्य अधिकारी होते हैं, वन क्षेत्र में अधिकारी होते हैं जैसे फॉरेस्ट विभाग वाले, उनकी देख रेख में जरूर रखना। वो जो आपको नियम बताए उन नियमों का पालन करते हुए भ्रमण करते रहना। फिर अगले जानवरों की बात करें तो जंगली गधे और ऊंट आते हैं। जैसे जंगली गधे की बात करेंगे तो ये कच्छ के रण में देखने को मिलेंगे, और ये कच्छ का रण आता है गुजरात में। कच्छ का रण गुजरात में है, जहां पर आपके जंगली गधे देखने को मिलते हैं। और कच्छ के रण का ये दृश्य भी कच्छ के रण का ही दृश्य है। अब कच्छ का रण क्या है, अब देखिएगा, जब आपके इस प्रकार से भारत का दृश्य आप देखते हो तो यहां पर आपके गुजरात वाला क्षेत्र हम दर्शाते हैं। फिर यहां पर गुजरात से आगे राजस्थान का क्षेत्र आता है, राजस्थान, गुजरात, फिर यहां से आपके पंजाब हरियाणा के क्षेत्र स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे यहां पर क्या है भाई, पंजाब है, यहां पर हरियाणा है, ये राजस्थान का भाग है, और ये गुजरात वाला क्षेत्र है। जब हम भारतीय मरुस्थल की बात करते हैं तो इन 4 राज्यों की हम चर्चाएं करते हैं और कहते हैं कि इन चारों राज्यों में भारतीय मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है। और यहां पर हम कुछ इस प्रकार से बताते हैं कि ये अरावली पर्वतमाला है, और इस अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में ये पूरा का पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है। ये पूरा का पूरा क्या है भाई, भारतीय मरुस्थल का क्षेत्र है। इस भारतीय मरुस्थल के क्षेत्र में गुजरात वाला ये भाग, गुजरात का ये भाग जिसके आगे कच्छ की खाड़ी पाई जाती है, तो ये क्षेत्र आपके कच्छ का रण कहलाता है। ये क्या कहलाता है, कच्छ का रण कहलाता है, जो कि एक मरुस्थलीय क्षेत्र है। और मरुस्थलीय क्षेत्रों में रण क्या होते हैं कि भाई एक दलदली भूमि होती है, उसे रण नाम दे दिया जाता है। जैसे यहां से मरुस्थलीय क्षेत्र प्रारंभ होता है, मरुस्थल के रेत के बड़े बड़े ढोरे टीले देखने को मिलते हैं, वनस्पति रहित क्षेत्र देखने को मिलता है। और जब आपके समुद्र की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं तो ये मरुस्थलीय भूमि दलदली भूमि में परिवर्तित होने लग जाती है, और दलदली भूमि के समाप्त होते होते आगे कच्छ की खाड़ी आ जाती है। और ये जो कच्छ की खाड़ी से पहले का जो दलदली क्षेत्र, इसे कच्छ का रण कहते हैं। और इस कच्छ के रण में ही आपके ये जंगली गधे देखने को मिलते हैं। और इस कच्छ के रण से पहले जो राजस्थान वाला क्षेत्र है, यहां पर आपके देखने को मिलते हैं ऊंट। और ऊंट आपके थार के मरुस्थल में देखने को मिलेंगे, और ये सर्वाधिक आपको मिलेंगे राजस्थान में। सर्वाधिक कहां मिलेंगे, राजस्थान में मिलेंगे। इसके अलावा भी यहां पर ऊंट पाए जाते हैं, गुजरात के मरुस्थल में भी ऊंट मिलेंगे, पंजाब हरियाणा में भी कुछ कुछ जगह पर आपको ऊंट देखने को मिलेंगे, लेकिन इनकी सर्वाधिक संख्या आपको राजस्थान में मिलने वाली है। और ऊंट को कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ऊंट को क्या कहा जाता है, इसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। अब जहाज क्यों कहा जाता है, ऊंट के पैर होते हैं ना, उन पैरों के नीचे से आपका पैर एकदम गद्देदार होता है। यहां से ये पैर एकदम गद्देदार होते हैं, चौड़े चौड़े होते हैं, और ये रेत के अंदर धंसते नहीं है, इसलिए ऊंट रेत के बड़े बड़े टिल्लों में खुली मिट्टी में आसानी से चल पाता है, इसीलिए इसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। और ऊंट के शरीर के ऊपर एक ये कुबड़ पाई जाती है। ये क्या है, ये ऊंट की कुबड़ होती है। इस कुबड़ के माध्यम से, इस कुबड़ में क्या होता है, ऊंट के आपकी इस कुबड़ की विशेष संरचना होती है। जब आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, आप जब उसमें आप प्राणी शास्त्र में देखते हैं कि भाई इस कुबड़ की क्या विशेषताएं होती है, जिस वजह से ऊंट लंबे समय तक अपने आप को, जैसे खाने की आवश्यकता ज्यादा नहीं पड़ती, एक साथ खाना खाकर इसके अंदर आपके स्टोर रख सकता है। इसमें ऊंट के आपके पेट में भी कुछ इस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है, ताकि वो लंबे समय तक बिना पानी पिए रह सकता है, क्योंकि इसके शरीर में बहुत अधिक मात्रा में पानी को कंज्यूम किया जा सकता है, जो लंबे समय तक पानी की आपूर्ति शरीर में ही करता रहता है। इसीलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज और रेगिस्तान का सबसे प्रमुख जानवर माना जाता है। अब ये तो एक कुबड़ वाला ऊंट है जो राजस्थान में पाया जाता है। इसी प्रकार भारत में एक मरुस्थल है, शीत शुष्क मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है, शीत शुष्क मरुस्थल। ये मरुस्थल कहां पर है, याद कीजिएगा कि मैंने आपको शीत शुष्क मरुस्थल के बारे में बता रखा है कि भारत में एक गर्म मरुस्थल है और एक ठंडा मरुस्थल है। गर्म मरुस्थल तो ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इन 4 राज्यों में है, लेकिन जो शीत शुष्क मरुस्थल है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में आता है शीत शुष्क मरुस्थल। और इस मरुस्थल में आपको 2 कुबड़ वाले ऊंट देखने को मिलते हैं। कितने कुबड़, 2 कुबड़ वाले ऊंट यहां पर देखने को मिलते हैं। जैसे यहां पर इसके एक कुबड़ है ना, उसी तरीके से उसके एक और कुबड़ होती है, तो 2 कुबड़ वाले ऊंट शीत शुष्क मरुस्थल में देखने को मिलते हैं। फिर और कुछ जानवरों की बात करें तो आगे मिलेगा आपको भारत में, यहां पर देखिएगा भारतीय भैंसा देखने को मिलता है, जो वन्य क्षेत्रों में भैंसे पाए जाते हैं ना, जंगली भैंसे। इसी प्रकार से नीलगाय जो आपके जंगली क्षेत्रों में भी देखने को मिलते हैं, और आपके
जो कृषि भूमि होती है उसके आसपास नीलगाय और हिरण बहुतायत में मिलते हैं। और ये नीलगाय कृषि भूमि में जैसे आपकी फसलें होती है तो उन फसलों के बीच में आकर निवास करते हैं, आपकी फसलों को उजाड़ भी सकते हैं। इसी प्रकार से होता है चौसिंगा। चौसिंगा जिसके 4 सींग वाले होते हैं, चौसिंगा। गेजल जो छोटा मृग होता है उसे गेजल कहा जाता है। हिरण की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है, जैसे आपका तिब्बतीय हिरण है, कृष्ण मृग है। कौन सा? कृष्ण मृग, काला हिरण। काला हिरण आपको सर्वाधिक कहां मिलेगा? ये मिलते हैं राजस्थान में, और राजस्थान का वन्य पशु भी है ये। काला हिरण क्या है? राजस्थान का वन्य पशु है, जो सर्वाधिक भारत में राजस्थान वाले क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। फिर इन काले हिरण का जो बच्चा होता है उसे चिंकारा भी कहा जाता है। और चिंकारे के बारे में और काले हिरण के बारे में तो आप कई बार आपके समाचार पत्र पत्रिकाओं में पढ़ते हैं, किस प्रकार इनके शिकार पर प्रतिबंध लगाया जाता है। बंदरों की कई प्रकार की यहाँ पर प्रजातियां भारत में देखने को मिलती है। वन क्षेत्रों में जाएंगे तो आपको अलग अलग प्रकार के बंदर और लंगूर की प्रजातियां देखने को मिलती है। फिर हम भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात करते हैं तो ये 1972 में लागू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि इन वन्य जीवों का संरक्षण किया जाए, वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया जाए, वन्य जीवों के संरक्षण के क्षेत्र निर्धारित किए जाए कि इस क्षेत्र में आपके शिकार करने प्रतिबंधित है। और इस वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के बाद ही भारत में वन्य जीवों का कानूनी रूप से संरक्षण हुआ है, और उसके बाद में वन्य जीवों की संख्या में कमी कम होने लगी है, इनकी वृद्धि होने लगी है। जैसे आप पिछले कुछ सालों में देखेंगे तो भारत में बाघ और शेरों की संख्या में थोड़ी सी मात्रा में सही लेकिन वृद्धि हुई है। नहीं तो 1972 से पहले भारत में वन्य जीवों की संख्या तो लगातार घटती जा रही थी। उसका कारण क्या था? कि शिकार करने पर कोई प्रतिबंध नहीं था, कोई ठोस एकदम मजबूत कानून नहीं था जो कि आपको डरा सके, आपको शिकार करने से रोक सके। लेकिन इस अधिनियम के बाद में भारत में वन्य जीवों का संरक्षण आपके आसानी से हो रहा है, और बहुत ही तीव्र गति से आपको इसको रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। और उसका परिणाम ये निकला है कि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि बाघों की संख्या, शेरों की संख्या, आपके हाथियों की संख्या, इन तमाम जानवरों की संख्या में वृद्धि देखने को मिल रही है। इसी अधिनियम के बाद में संरक्षण के लिए जैसे राष्ट्रीय उद्यान विकसित किए जाने लगे। राष्ट्रीय उद्यान है तो उनको मान्यता मिल रही है, कानूनी मान्यता मिल रही है। वन्य जीव अभयारण्य है तो उनको कानूनी मान्यता मिल रही है। अब भारत में 2 प्रकार के आते हैं, एक तो राष्ट्रीय उद्यान आते हैं और एक वन्य जीव अभयारण्य आते हैं। एक तो होता है आपके राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा होता है वन्य जीव अभयारण्य। इनमें क्या अंतर होते हैं? देखो, दोनों के दोनों ही वन क्षेत्र हैं, और इन दोनों वन क्षेत्रों में जंगली जानवरों के आवास पाए जाते हैं, और यहां पर आपके मानवीय गतिविधियां प्रतिबंधित रहती है। इन पर कुछ नियम लगते हैं जो अन्य क्षेत्रों की तुलना में अलग होते हैं और मानवीय हस्तक्षेप को प्रतिबंधित करते हैं। अब राष्ट्रीय उद्यान किसी क्षेत्र को घोषित कर रखा है तो वहां पर आपके खर्चा है वो सारा का सारा केंद्र सरकार का लगता है, यानी कि यहां पर आपके केंद्र सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता मिलती है। और अगर किसी क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य घोषित कर रखा है तो वहां पर आपके वित्तीय सहयोग वहां पर राज्य सरकार का सर्वाधिक रहता है। तो वन्य जीव अभयारण्य राज्य सरकार द्वारा घोषित किए जाते हैं और राष्ट्रीय उद्यान है वो केंद्र सरकार द्वारा घोषित किए जाते हैं। अब भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर शेर और चीता दोनों पाए जाते हैं, यानी कि बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। बाकी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर शेर भी है और बाघ भी है, बस भारत एक अकेला देश है जहां पर ये दोनों पाए जाते हैं। अब ये भारतीय शेर की बात करें या इसे हम एशियाई शेर की बात करें तो इसका प्राकृतिक आवास गिर के वन है जो कि गुजरात राज्य में पाया जाता है। गिर के जंगलों में प्राकृतिक आवास है शेरों का, और गिर के वन क्या है? एशियाई शेरों का अंतिम बसा हुआ निवास स्थान है। एशियाई शेर जो अपनी विशेष पहचान के लिए जाने जाते हैं, ये आपके जो सामने दिखाई दे रहा है ये एशियाई शेर है। ये एशियाई शेर है जो कि भारत के गिर के जंगलों में पाए जाते हैं और ये पूरी दुनिया में इन एशियाई शेरों का अंतिम आवास है। हाँ, कई अफ्रीकी शेर हो सकते हैं, दूसरी प्रजातियों के शेर हो सकते हैं, लेकिन जो ये एशियाई शेर है इनका अंतिम आवास यही है भारत में, जो कि केवल गुजरात वाले गिर के वनों में है। अब शेर की और बाघ की विशेषता क्या होती है? शेर देखिएगा यहां पर आपको शेर के जो मुख है इसके आसपास इसकी गर्दन पर घने बाल देखने को मिलते हैं, और बाकी शेर की जो पूरी पीठ होती है वो बालों से रहित होती है। ये आपके शेर होते हैं। और बाघ इससे अलग प्रकार के होते हैं। ये वाली जो प्रजाति इस प्रकार का आपको दिखाई देता है ये बाघ कहलाते हैं।
जहां पर भारत में बाघ पाए जाते हैं वो कौन से क्षेत्र हैं? बाघों की दृष्टि से भारत में मध्य प्रदेश संपन्न प्रदेश है। मध्य प्रदेश के जंगलों में सर्वाधिक मिलेंगे। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मिलने के कारण मध्य प्रदेश को कहा जाता है टाइगर स्टेट। जब आपसे पूछे टाइगर स्टेट का दर्जा कौन से राज्य को दिया गया है, तो वो है मध्य प्रदेश। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में आपको रॉयल बंगाल टाइगर मिलेगा। कौन से टाइगर मिलेंगे? रॉयल बंगाल टाइगर। फिर आप इसी प्रकार से हिमालय क्षेत्र के जंगलों में आपको ये मिलेंगे, जैसे आपके उत्तराखंड के जंगल, हिमाचल प्रदेश के इन क्षेत्रों में आपको ये आपके बाघ मिल जाएंगे। इसी प्रकार से बाघों की संख्या देखेंगे तो राजस्थान में बाघ आपको मिल जाएंगे। राजस्थान में क्यों मिलेंगे? क्योंकि राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों सीमावर्ती राज्य हैं, और जो बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं वो बाघ ही आपके मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राजस्थान के क्षेत्र हैं। जैसे रणथंभौर नेशनल पार्क है जो मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में अवस्थित है। कहां पर है? जब भारत का आप मानचित्र देखते हैं तो भारत के इस मानचित्र में यहां पर राजस्थान इस प्रकार से पाया जाता है उत्तरी पश्चिमी भागों में। ठीक है, जब राजस्थान का क्षेत्र को आप देखेंगे तो यहां पर आपके मध्य प्रदेश देखने को मिलता है राज्य, और ये राज्य आता है राजस्थान। और इस राजस्थान में और मध्य प्रदेश की सीमा पर यहां पर है आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? रणथंभौर नेशनल पार्क है। और यहीं पर मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में आपके बाघों के आपके जंगली क्षेत्र है जहां पर बाघ पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश वाले बाघ और इधर यहां पर राजस्थान वाले क्षेत्र में यहां पर आपको बहुतायत में बाघ देखने को मिलते हैं। फिर आप दक्षिण में इधर गुजरात में चलते हैं। यहां पर एक गुजरात जहां पर पाए जाते हैं शेर पाए जाते हैं, एशियाई शेर। कहां पर? गुजरात के गिर के जंगलों में। तो इस प्रकार से भारत दुनिया का एकमात्र देश है जहां पर बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। तो ये आपके वीडियो के लर्निंग आउटकम्स रहते हैं, भारत में पाए जाने वाले प्रमुख वन्य जीव और उनके आवास स्थान, जिसमें हमने मुख्य रूप से जाना कि वे भारत में कितनी प्रकार के वन्य जीवों की प्रजातियां पाई जाती है, कितनी प्रजातियां पक्षियों की है, कितनी मछलियों की प्रजातियां हैं, और उनमें हमने हाथी, एक सींग वाले गेंडे, बाघ, शेर, इनके बारे में विस्तार से जाना कि ये कहां कहां पर पाए जाते हैं, इनके प्राकृतिक आवास कहां पर है, और भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कौन से अधिनियम पारित किए गए हैं, इस अधिनियम को कब पारित किया है, इसके फायदे क्या मिले हैं। ऐसी हमने तमाम जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की है, और उम्मीद करते हैं कि आपने इन सबको अच्छे से समझ लिया है, जान लिया है। तो आपका छोटा सा टेस्ट हो जाए, और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। सवाल नंबर 1 आपके सामने है, एक सींग वाला गेंडा मुख्यतः किन राज्यों में पाया जाता है? हमने चर्चा की एक सींग वाले गेंडे की। एक गेंडा जिसके एक सींग पाया जाता है उसके सिर के ऊपर, और ये एक सींग वाला गेंडा कहां पर देखने को मिलता है? राजस्थान और गुजरात में, पश्चिम बंगाल और असम में, मध्य प्रदेश और ओडिशा में, या फिर तमिलनाडु और केरल में। एक सींग वाला गेंडे की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल और असम राज्यों के दलदली क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। इनके दलदली क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। जब आप एक सींग वाले गेंडे की बात करें और पूछे आपसे कि ये कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तो ये एक सींग वाला गेंडा मुख्यतः काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में देखने को मिलते हैं। और ये कहां पर है? ये भारत के असम राज्य में है, जो पूर्वोत्तर का राज्य है, 7 सिस्टर स्टेट्स में से सबसे बड़ा राज्य। अगला सवाल, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एक अधिनियम लागू किया जाता है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ये कौन से साल से लागू होता है? 1952 में, 1967 में, 1972 में, या फिर 1984 में? जब 1952 की बात करें तो 1952 में तो आपके वनों के संरक्षण के प्रयास किए जाते हैं। भारत में वनों के संरक्षण के प्रयास किए जाते हैं, और 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आता है। और उसी के बाद में भारत में जैसे आपके बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया, फिर आपके मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया जाता है, और फिर इनके संरक्षण के इन्हीं के अधिनियम के बाद में इन सबका अच्छे से संरक्षण किया जाता है। अगला सवाल, भारत का एकमात्र ऐसा राज्य कौन सा है जहां बाघ और शेर, विश्व का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं? विश्व का एकमात्र ऐसा देश जहां पर बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं, वो कौन सा है? भारत, चीन, रूस या अमेरिका? तो इसको अभी हमने जाना कि ये है आपका भारत।
और अभी मेरे से गलती से यह पढ़ा गया कि भाई भारत का एकमात्र ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं, तो वो राज्य आता है गुजरात। गुजरात में आपको बाघ भी मिलेंगे, गुजरात में आपको शेर भी मिलेंगे। पर्सन गलती से अलग पढ़ा गया, उसके साथ में आपको याद हो गया। अब देखिएगा गुजरात में क्या है, गिर के वन है। कौन से वन है? गिर के जंगल हैं, और इन गिर के जंगलों में पाए जाते हैं आपके एशियाई शेर, और ये एशियाई शेरों का अंतिम आवास है गिर के जंगल। और इसी प्रकार से गुजरात के अन्य क्षेत्रों में आपको बाघ भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके भारत है वो विश्व का एकमात्र देश है जहां पर बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। और इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। वन्य जीवों से संबंधित आगे कुछ और जानकारियां हम आपके सामने लेकर आएंगे, वो लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी का धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मस्त रहें। जय हिंद।